Hello everyone, welcome to this session. My dear friends, I hope that all of you would be fine and happy and doing very well. साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेट स्पीच। देखिए, जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है हमारा सोसाइटी के अंतर्गत सोशल एम्पावरमेंट अर्थात सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद एवं क्षेत्रवाद। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एवं सेकुलरिज्म। इसके अंडर में जो टॉपिक हैं जैसे कि हेट स्पीच वगैरह है ये आ जाता है, और बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर में बहुत सारे डायमेंशन आ सकते हैं। अभी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो हेट स्पीच सिलेक्ट किया है। अब जरूरी नहीं कि हेट स्पीच इसी जीएस पेपर 1 में ही पूछा जाए, उसके लीगल पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 में ही पूछा जा सकता है। तो देखिए, हेट स्पीच की अगर हम बात करें तो आखिर कारण क्या है, कॉन्टेस्ट क्या है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कॉन्टेस्ट, हाल ही में क्या हुआ था कि दिल्ली में और उत्तराखंड में हरिद्वार में कुछ धार्मिक संगठन के द्वारा कोई सभा वगैरह आयोजित की गई थी, और उनके द्वारा किसी वर्ग विशेष के प्रति, विशेषकर मुस्लिमों के प्रति सभाओं में जो है एक प्रकार से हेट स्पीच को बढ़ावा दिया गया या हिंसात्मक ऐसी भाषा का उपयोग किया गया जिससे देश में किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष के प्रति हिंसा भड़क सकती है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें हेट स्पीच की, तो देखिए, किसी समूह विशेष के प्रति, समुदाय, वो समूह जो है वो समुदाय हो सकता है, धर्म हो सकता है या जाति विशेष के लोग हो सकते हैं, उनके प्रति घृणा पैदा करना ही एक प्रकार से हेट स्पीच कहलाता है। तो संक्षिप्त में अगर आपको लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो आप बहुत ही संक्षिप्त में और कॉन्क्रीट डेफिनेशन लिख सकते हैं। साथ ही अगर दूसरी एक पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो की डेफिनेशन है, एक ऐसी भाषा जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों जैसे कि यौन है, विकलांगता है, धर्म, जाति के आधार पर उसे बदनाम, अपमान या टारगेट करती है या धमकी वगैरह प्रभावित करती है, वही हेट स्पीच कहलाते हैं। ये पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ब्यूरो की पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो जो है उसकी डेफिनेशन है। साथ ही लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट है, उसमें यह भी बताया गया कि नस्ल है, कोई नस्ल विशेष के लोग हैं या जातीयता के आधार पर, लिंग के आधार पर, यौन के आधार पर या धार्मिक विश्वास आदि खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है हेट स्पीच को। देखिए, अभी एक डेवलपमेंटल टॉपिक्स है और ये एक प्रकार से देश के सेकुलरिज्म के लिए या शांति और पीस के लिए जो है बाधा उत्पन्न करता है। तो अभी इसको लीगली तौर पे कोई डेफिनेट लॉ नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। साथ ही जब भी हम किसी चीज़ का, जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कंटेस्ट, जैसे आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में अलग अलग एक्टिविस्ट लोगों को कई बार जो है पुलिस, अलग अलग राज्यों की सरकारें उनको धर लेती हैं, और साथ ही या कोई ना कहीं राष्ट्रीय एनएसए वगैरह लगा के या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वगैरह लगा के कुछ ना कुछ लगा के उनको जेल के अंदर डाल देती हैं कि उन्होंने एक प्रकार से हेट स्पीच बढ़ाने का काम किया हुआ है। तो जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो यह देखना बहुत जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका कंटेस्ट क्या है आखिर उस चीज़ का। साथ ही प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ 2014 है, उसमें भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ परिभाषित किया था। अगर हम इसके कारणों की बात करें कि हेट स्पीच के आखिर कौन से ऐसे कारण हैं, देखिए क्या होता है, जब भी आप पढ़ते हैं एडिटोरियल वगैरह में लिखा जाता है, कहीं पर भी लिखा जाता है, तो वहाँ पर लिखने वाला सामने वाला जो व्यक्ति है या जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो अपने पर्सपेक्टिव को लिखता है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कुछ लॉजिकल पॉइंट्स और लिखे सकते हैं तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और कभी जब आप मेंस देते हैं और आपके पास पॉइंट नहीं है तो आप ऐसे पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें देखिए इसके कारणों की, देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों में या किसी समुदाय विशेष में श्रेष्ठता की भावना होती है। जैसे कि जब वर्ल्ड वार 2 के पहले जो है नाजी लोग जो थे, उन्होंने जूस के खिलाफ अर्थात पारसियों के खिलाफ जो वहाँ पर आतंक फैला के रखा था हिटलर ने, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये भावना आ गई थी कि हम एक धर्म विशेष के लोग या नस्ल विशेष के लोग श्रेष्ठ हैं। तो दूसरी नस्ल के जो लोग, ऐसा विश्वास जहाँ पर किया जाता है कि दूसरी नस्ल के लोग हमसे नीचे हैं कहीं ना कहीं, तो इस प्रकार से लोग हिंसा फैलाने का, भड़काने का एक कारण ये हो सकता है या एक कारण ये है। दूसरी बात, कुछ लोग क्या हो सकता है किसी विशेष विचारधारा के प्रति या किसी दक्षिण प्रति, लेफ्टिस्ट या इस विचारधारा में विश्वास रखते हों और उनको लगता है कि उस विचारधारा के हिसाब से काम नहीं हो रहा है या चीज़ें, तो भी लोग इस प्रकार की चीज़ों को भड़काऊ भाषण वगैरह देते हैं जिससे हिंसा फैल सकती है। तो एक कारण ये हो सकता है। तीसरी देखिए कि इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत सारी जगह पर आप इस कारण को लिख सकते हैं कि देखिए सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें इंटरनेट में बहुत जल्दी फैल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिस इन्फॉर्मेशन है या भ्रामक तथ्यात्मक जानकारी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है, जैसे आप मिलेंगे कई छोटे छोटे शहरों में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास जो एक्चुअल ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन है वो तथ्य, प्रमाणिक तथ्य उनके पास नहीं होते, और किसी विशेष वर्ग के प्रति या किसी विशेष प्रोपेगेंडा के लोगों को, ऐसे लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो बहुत बड़े पैमाने पर करती हैं, लेकिन लोगों के ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए कई बार ऐसा किया जाता है और इसके कारण हिंसा भी भड़क सकती है या हेट स्पीच को बढ़ावा मिलता है।
अब देखिए, अगर हम इसको वर्तमान में प्रोटेक्शन के लिए कोई ऑफिशियल कानून तो नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को निपटने के लिए हमारे इंडियन पेनल कोड में क्या प्रोविजंस हैं या अलग अलग जो दूसरे लॉज हैं, इंपॉर्टेंट जो लॉज हैं, अगर कि यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन पेनल कोड की, तो आईपीसी की धारा 153 ए 153 बी है, आईपीसी की धारा 295 ए है और आईपीसी की धारा 501 502 है। तो इन धाराओं में जो बात की गई है, जैसे 153 ए 153 बी डील करती है कि अगर दो समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करने वाले को दंडनीय अपराध बनाती है। ये 295 ये है जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के, जैसे पंजाब वाले केसेस में इसको आप देखते हैं, या किसी धर्म विशेष की भावना को, मान लीजिए कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी दूसरे धर्म के किसी पैगंबर को या गॉड को या उनके प्रमुख धार्मिक किताबों को आहत करने का प्रयास करता है, तो इस धारा के हिसाब से उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। आईपीसी की धारा 501 502 है। ये धाराएं जो है किसी प्रकार से सामग्री या इस प्रकार से देश घृणा उत्पन्न की जाती है तो उसको रोकने के लिए इसका सजा का प्रावधान करती है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया ना हो, लेकिन कम से कम जैसा यूपीएससी प्रीलिम्स का नेचर है, तो उसके हिसाब से आपके पास ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि ये धाराएं किस टॉपिक से संबंधित हैं या किस इशू से संबंधित हैं। अगर प्रीलिम्स में हो ना हो, अगर कभी अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया किसी धारा के बेस पर, लेकिन अगर कभी मैथ्स वगैरह करने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आइडिया हो, मेंस के लिए भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी धाराओं का उपयोग हमने ये इस वाले आर्टिकल में उपयोग किया गया है। जरूरी नहीं हमको सभी याद करने की आवश्यकता, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए, जनरल सेंस, कि आप लिख सकें एग्जाम में। जैसे कि जब आप एग्जाम में लिख भी रहे हैं तो आप 153 153 भी 295 तो एक आध धारा का विस्तार में जिक्र कर दीजिए कि ये प्रोविजन किया गया हो, बाकी धाराएं आप लिख दीजिए। उसके अलावा देखिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो उसमें भी दो बात की गई है। देखिए जो इसकी धारा 8 है, अगर धारा इसमें याद नहीं भी है तो आपको बस लिख देना चाहिए। और कई बार ये पॉइंट जो है इनडायरेक्टली यूज हो जाते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग दूसरी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास करती है, अर्थात रोक लगाती हैं ऐसे व्यक्ति जो जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 मिला हुआ है और 19(1) के अंतर्गत जो फ्रीडम मिली हुई उसका जो है दुरुपयोग करते हैं, जिससे घृणा फैलती है समाज में, सोसाइटी में, तो उसको रोकने का प्रयास करती है। इसी प्रकार आरपीए की धारा जो 123 125 है, ये एग्जैक्टली अगर आप धारा ना भी लिखें, आरपीए एक्ट में लिख दें आप, ये प्रोविजन है, जाति धर्म समुदाय जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी या को बढ़ावा देने पर रोक लगाती हैं, इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के तौर पर देती हैं और कई बार ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या उनके ऊपर उचित जो उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे देखें कि देखिए आईपीसी की जो धाराएं हैं पर्याप्त में, जैसा कि अभी वर्तमान में हेट स्पीच वाले मामले में क्या है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है, अभी कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, तो अलग अलग समितियों की रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसके आधार पर कुछ ना कुछ सजाएं वगैरह दर्ज की जाती है या पुलिस वर्तमान में जो लॉज हैं उनके हिसाब से दर्ज करती है। लेकिन अलग अलग समितियों ने इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए हुए हैं, जैसे कि विश्वनाथन समिति 2019 है, इसने धारा 153 सी और बी है, धारा 501 का जो प्रस्ताव है, जैसे कि धर्म नस्ल जाति समुदाय लिंग लैंगिक पहचान जन्म स्थान निवास भाषा विकलांगता जनजाति के आधार पर, इस प्रकार के जो इन आधारों के आधार पर अगर किसी को उकसाने का प्रयास किया जाता है, ना केवल धार्मिक आधार पर या जातीय आधार पर, बल्कि ये सभी जो जितने भी क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं तो उसको भी अपराध बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से बैस बरुआ समिति 2014 है, इसने भी 153 सी और 509 में जो प्रावधान करने की बात कही है कि मानवीय गरिमा के लिए हानिकारक कृत्यों के लिए अर्थात किसी गरिमा को चोट पहुंचाया जाता है तो उसे 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए, या इशारे के माध्यम से भी या किसी विशेष जाति के सदस्यों का अपमान करने का इरादे के हिसाब से अगर कोई किया जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, हो सकता है कि एक ऐसी स्पीच दी जा रही है जिसमें से कि डायरेक्टली ना बोला जाए लेकिन इंटेंशन उसका वही हो, ठीक है, कई बार गोल मटोल करके चीज़ें बोली जा रही हैं लेकिन उसका इंटेंशन हो, तो ऐसी स्पीच को भी रोकने का प्रयास करते हैं। हालिया में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 189वीं रिपोर्ट है, यानी कि जो उसमें बात की गई है कि जो हमारा जो ऑनलाइन हेट स्पीच फैलाई जाती है, तो जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसमें संशोधन करके इससे निपटने के लिए विशिष्ट और उपयुक्त प्रावधान जोड़े जाने की आवश्यकता है। फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंट इससे कौन से मामलों से डील करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट केस आ जाते हैं। एक है हमारा श्रेयस सिंघल बनाम भारत संघवाद। उसमें क्या होता है कि अदालत ने ये बोला कि जो चर्चा है वकालत और उत्तेजना के बीच को अंतर, मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं कि कोई डिस्कशन वगैरह किया जा रहा है, किसी की पैरवी की जा रही है, या कोई भड़काऊ भाषण या उत्तेजना के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कि पहले जो 2 तत्व हैं
चर्चा और अदालत, वो अनुच्छेद 19(1) का हिस्सा है। लेकिन आप उत्तेजना में आकर या किसी को भड़काऊ भाषण देते हैं तो वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा कहीं ना कहीं, और वो हेट स्पीच के दायरे में आएगा। इसी प्रकार ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस है इस मामले में, अरूप भुइयां बनाम असम राज्य का। इसमें देखिए, इसमें न्यायालय ने क्या कहा था कि एक कृत्य के लिए तब तक दंडित नहीं किया सकता जब तक कि कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा नहीं लेता या किसी अन्य व्यक्ति को हिंसा के लिए उकसाता नहीं। कई बार क्या होता है कि पिछले बार जो अभी केरल के एक्टिविस्ट थे, उनको यूपी सरकार ने काफ़ी टाइम तक वहाँ पर जो बलात्कार का कृत्य हुआ था वहाँ पर, तो उसके लिए उन्होंने रिपोर्टिंग के आधार पर उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के रखा था, या वहाँ पर कफील खान थे डॉक्टर, उनके ऊपर ऐसा कुछ केस लगा के रखा था। तो ऐसे ये केसेस चलते रहते हैं। लेकिन इसमें आपको ये देखने की जरूरत है, कई बार अगर कोई भाषण दिया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारा ये सीए का जो केस चल रहा था, आंदोलन वगैरह, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भाषण वगैरह देता है तो हमको यह भी देखने की ज़रूरत है कि वो हिंसा के लिए उकसा रहा है और क्या उससे वाकई में हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा ना हो कि इसके आधार पर, इसको हेट स्पीच के नाम पे आधार बना के लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व कर दिया जाए। तो इसके बीच में जो लाइन है, उसको एक पतली रेखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली जो लाइन है, और साथ ही हेट स्पीच की। हालांकि इसमें गहराई है क्योंकि स्पष्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस दायरे में ना जाएं कि लोगों को हिंसा भड़के या देश की एकता अखंडता को एक प्रकार से देश की अखंडता, एकता और अखंडता पर आघात उत्पन्न हो, इस तरीके की कोई चीज़। इसी प्रकार एक और केस है एस रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम वाला। ये बहुत ही पुराना केस है, पी जगजीवन राम वाला। इसमें देखिए, व्यक्ति स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया सकता। न्यायालय ये बात करता है कि किसी भी स्थिति में समुदाय जनहित के लिए खतरनाक ना हो, मतलब कोई भी चीज़ को ऐसा ना, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की, जैसी अभी हमने बात की डॉक्टर कफील खान वाले केसेस में ऐसा हुआ था, या और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हाल में ऐसे देखने मिले जब सीए वगैरह, एनआरसी वगैरह का प्रोटेस्ट हो रहा था, कि ऐसा ना हो कि कोई स्पीच वगैरह दे रहा व्यक्ति और उससे हिंसा ना भड़क रही हो और उसके आधार पर लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किया जाए। तो ये उस वाले केस की बात करता है। फिर अगर देखिए, अगर हम बात करें कि आगे की राह क्या हो सकती है इस केसेस में, एक मिनट, अगर हम देखिए इसके लिए फिर आगे की राय क्या हो सकती है, ये तो हमने इशूज़ को चर्चा कर लिया। तो देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 129वीं रिपोर्ट जो है, इसमें जैसे कि बात की गई है सूचना प्रौद्योगिकी में आप जाने की आवश्यकता है, तो आप एक पॉइंट ये ले सकते हैं। दूसरा देखिए, शिक्षा प्रणाली काफ़ी सहायक होती है क्योंकि लोगों में अगर जागरूकता है, सहिष्णुता के प्रति लोग अवेयर होंगे। हालांकि हमारी ये संस्कृति का हिस्सा रहा है, कुछ वर्ग विशेष के समूह के लोग, किसी भी धर्म के वो हो सकते हैं, या कुछ ऐसे धार्मिक या व्यक्तिगत लोगों के समूह हो सकते हैं, कुछ कट्टरपंथी संगठन हो सकते हैं, कुछ माओवादी संगठन हो सकते हैं, वो किसी विशेष आधार पर उनमें सहिष्णुता या असहिष्णुता लोगों फैला रहे हैं। हालांकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, तो हमें आपसी भाईचारे, प्रेम वगैरह, शिक्षा प्रणाली, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी सहायक हो सकती है इस प्रकार से हेट स्पीच को कर्व करने के लिए। आप अपने हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो सार्वजनिक अधिकारी हैं, हाल ही में उत्तराखंड वाले मामले में क्या देखा गया था कि पुलिस जो है केस रजिस्टर नहीं करती। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी हमको टू द पॉइंट चीज़ें लिखना है। तो हमको ये लिखना है कि ऐसे सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर इनको जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, और जो लोग ऐसी कार्रवाई अगर नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी प्रकार देखिए, विशेष इसके लिए हमें आवश्यकता है, समय डिमांड करता है कि हेट स्पीच को कर्व करने के लिए या मॉब लिंचिंग जैसे मामले हैं, ऐसे मामलों को कर्व करने के लिए हमें विशेष कानून की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का जो संघीय कानून है, देखिए ऑस्ट्रेलिया पिछले साल क्या हुआ था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको एक कानून के माध्यम से जो इंटरनेट सुविधा प्रोवाइडर है, फेसबुक वगैरह है और भी जो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटिन्यू करते हैं, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन पर एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि यहाँ पर देखिए आपराधिक संहिता संशोधन अधिनियम 2019 आया था, और उसके हिसाब से इनके ऊपर ये दायित्व आरोपित किया गया कि ऐसी अगर सामग्री आती है तो इस पर नियंत्रण लगाएं। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का ये टॉपिक, और मैं आशा करता हूँ कि इस सीरीज से आपको काफ़ी लाभ हो रहा होगा। और अगर आपको ये बेहतर लग रही है इसका, तो आप अपने दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम में सामान्यतः यही समस्या होती है एक बड़ी, कि चीज़ें अब हमको पढ़ने तो मिल जाती हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमको बहुत ही संक्षिप्त और कॉन्क्रीट फॉर्मेट में नहीं मिलती हैं। फिर अगर हम इंग्लिश से नोट्स वगैरह बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। साथ ही इसका जो PDF वर्जन है वो आप जाके टेलीग्राम, जो एजुकेशन कम्युनिटी का एजुकॉम और एजुकेशन कम्युनिटी एजुकॉम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।